सो करंट अफेयर के रिगार्डिंग हमारी ये क्लास 7th है एंड ऑलमोस्ट हमने ये डिसाइड किया है कि हम डेली के डेली जो है वो करंट अफेयर को कवर करेंगे। एंड इसमें जो कोर टारगेट हमारा है कि जो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। प्लस साथ में यूट्यूब पर जो है वो आप डेमो लेक्चर्स जो है वो हमारे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग ये बिल है, यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में। मतलब झारखंड सरकार ने क्या किया है, झारखंड सरकार एक बिल लेकर आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 75% रिजर्वेशन देंगे लोकल कैंडिडेट्स को इन प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियां रहती है जिसमें कहा गया था कि सैलरी जो है वो 40,000 तक है। 40,000 तक की सैलरी प्राइवेट सेक्टर में जहां भी दी जा रही है वहां पर जो है वो 75% रिजर्वेशन रहेगी लोकल लोगों को। लेकिन अभी झारखंड के हाईकोर्ट ने क्या किया, झारखंड हाईकोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे स्टक डाउन किया, स्टे लगाई है इसके ऊपर कि, और साथ में कहा है कि ये वॉयलेट कर रहा है राइट टू क्वालिटी। आर्टिकल 14 को जो है वो ये वॉयलेट कर रहा है। अभी किस तरह से वॉयलेट कर रहा है, राइट टू क्वालिटी सभी के लिए अवेलेबल है, यानी कि आपका पूरे नेशन वाइड। तो कहीं ना कहीं जो झारखंड से बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं इन झारखंड, उनको जो उनके लिए जो है वो ये वॉयलेशन है एक तरह की। दैट मीन उनका जो है वो राइट टू क्वालिटी इफेक्ट हो रहा है, ऐसा यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने कहा। देन उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने एक बात और यहाँ पर कही कि आर्टिकल 19 का जो आपका यहाँ पर सब क्लॉज जी है, फ्रीडम ऑफ कंडक्ट बिजनेस, वो भी जो है वो वायलेट होता है। इससे लोग जो है वो झारखंड में जो बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर सिर्फ 75% वहां के रिजर्वेशन जाएगी। तो अगर कोई कंपनी बाहर से इंप्लॉयज को लेकर आना चाहती है तो फिर वो वहां पर नहीं लेकर आ पाएगी। तो इसलिए जो है वो ये न्यूज में रहा। और झारखंड का जो मेन टारगेट है इस बिल को लेकर आने का वो यही है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोकल लोगों को प्रोवाइड करना। इसका सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि झारखंड के बहुत सारे लोग जो है वो अदर स्टेट्स में काम करने के लिए जाते हैं। और इसका कारण यही है कि वहां पर जो है वो उतनी उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। तो इसलिए स्पेशल जो है वो रिजर्वेशन का बिल जो है वो लेकर आई थी। इससे पहले अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश ऑलरेडी जो है वो इस तरह का बिल लेकर आए हैं, जिसके अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एक्ट 2019। इसमें भी जो है वो 75 रिजर्वेशन की बात की गई थी, 75% रिजर्वेशन की बात की गई थी प्राइवेट सेक्टर में कि वो लोकल रेजिडेंट्स को ही मिलेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा का नोटेड द लॉ मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने क्या कहा था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट लेकिन फाइनल डिसीजन इसमें भी नहीं आ रखा है। दैट मीन्स यहां पर भी कहीं ना कहीं स्टे लग रखी है। सिमिलर कर्नाटका सरकार ने भी ऐसा ही इनिशिएटिव लिया, जो भी स्टिल अभी जो है वो एक तरह से जो है वो अभी कोई इसके ऊपर डिसीजन नहीं बना है। तो ऑलमोस्ट यहां से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज कि 75% रिजर्वेशन क्यों, लोकल्स को ऐसी रिजर्वेशन क्यों दी जा रही है, ये इंपॉर्टेंट रहता है सबसे पहला। कि वाई डू स्टेट्स इंट्रोड्यूस डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंप्लॉयमेंट, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो देखो, एक तो होता है कि जहां हम रहते हैं वो तो हो गया हमारा परमानेंट एड्रेस, लेकिन जहां हम काम करते हैं और टेम्पररी वहां पर रह रहे हैं दैट इज डोमिसाइल। तो डोमिसाइल मतलब अभी हमारे इंटरेस्ट इस रीजन में है इसलिए हम यहां पर हैं। तो उसके बिहाफ पर जो ये रिजर्वेशन दी जा रही है ये काफ़ी जो है वो हमारे लिए कंसर्न है। तो इसके जो मेन कारण है वो है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट अमंग लोकल, मतलब जो लोकल लोग हैं उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो लोगों को जॉब दी जाए। प्लस साथ में माइग्रेंट वर्कर्स टेकिंग जॉब, मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे झारखंड या बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ से लोग ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया या ऑल ओवर इंडिया में जा रहे हैं अभी काम करने के लिए, अगर क्योंकि उनके स्टेट में वहाँ पर काम करने के लिए उतनी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसलिए ये भी जो है वो कहा जा रहा है, ये भी एक कारण माना जाता है रिगार्डिंग दिस बिल। देन इसके बाद स्टेट एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटाइजेशन, मतलब स्टेट में ही काम करो। अगर झारखंड के लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप बाहर क्यों जा रहे हो, आप दूसरी स्टेट के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी स्टेट में काम करो, आपको 70% 75% कोटा भी हम साथ में दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी एक जो है वो यहाँ पर कारण है, मतलब जिसकी वजह से जो है वो लोकल एम्प्लॉयमेंट को जो है वो यहाँ पर रिजर्वेशन के रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर और वोट बैंक, मतलब कैसा है कि देखो जैसे मान लीजिए झारखंड में इलेक्शन होंगे या फिर अगर हम बात करें लोकल इलेक्शन होंगे। अब लोकल इलेक्शन में जीतने के लिए या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर इलेक्शन जीतने के लिए सरकारें ऐसा वादा करती है अपने लोगों के लिए, हर पर्सन जो है वो वादा करता है कि हम आपको क्या करेंगे, जो है वो आपके ही लोगों को, अपने ही लोगों को नौकरी देंगे। बाहर से लोग आएंगे तो वो यहाँ पर नहीं कर सकते जॉब, ऐसा ऐसे ऐसे वादे करते हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है। फिर उसका स्किल मिसमैच एंड एजुकेशनल लेवल, स्किल मिसमैच का मतलब क्या हो गया कि लोकल्स में लैक स्किल्स फॉर हाई पेइंग जॉब्स। मतलब यहां पर सिंपल समझो कि जैसे अभी
झारखंड के ही लोग ले लो, झारखंड में मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है वो आपको देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि झारखंड में जो है वो अब एग्रीकल्चर नो डाउट वहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज वहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज वहाँ पर कम है, जो है वहाँ पर फिर वो दंगाई लोग होते हैं या फिर वहाँ पर डोमिनेशन जो ज़्यादा बाहर के लोगों का रहता है, तो ये भी एक कारण है। और प्लस वहाँ के जो लोग हैं फिर उतने प्रॉपर पढ़ नहीं पाते, उतने जो है वो उतना पढ़ भी नहीं पाते, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लेबर जो बाहर काम कर रही है झारखंड बिहार यूपी से, वो कहीं ना कहीं स्किल्ड तो हैं लेकिन वो उतने पढ़े नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्राइवेट सेक्टर में वो काम करते हैं जहाँ पर स्किल्स और टैलेंट दोनों, स्किल तो काम आ जाएंगे उनके यहाँ पे, तो इसलिए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी जो है वो उनको मिल सकती है, तो यहाँ पर ऐसा कहा गया। देन उसके बाद रिटेंशन ऑफ टैलेंट, वही है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो उसको स्टेट के डेवलपमेंट में यूटिलाइज करो, सरकार का यहाँ पर जो है मेन टारगेट है। अब हमें जो समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डोमिसाइल रिजर्वेशन होती क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो रिजर्वेशन का एक नया पॉइंट आ गया, तो अब जैसे यूपीएससी का तो ऐसा ट्रेंड ही रहता है कि वो नई नई टर्म्स को पूछता है, तो हमें ये क्लियर पता होना चाहिए कि डोमिसाइल रिजर्वेशन होती क्या है। तो डोमिसाइल रिजर्वेशन एक तरह की रिजर्वेशन है जो कि पर्सन जहां पर रह रहा है उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे मान लीजिए अभी अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो पंजाब में रह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पर जो है वो फैसिलिटीज वगैरह मिलेगी। मतलब डोमिसाइल का कंसेप्ट है वो प्लेस ऑफ बर्थ से थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि यहां पर पर्सन रह रहा है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए जैसे मैं हूं फॉर एग्जांपल, लाइक कि मैं जो हूं वो कहां पे रह रहा हूं, महाराष्ट्र में रह रहा हूं, और मैं हूं कहां, हिमाचली। तो मुझे अगर महाराष्ट्र में जॉब लेनी है प्राइवेट सेक्टर में, देन वो वहां पर 75% वाला जो है वो रिजर्वेशन अगर वहां पर है तो मैं उसमें फंस सकता हूं, तो उसमें मेरे पास सिर्फ 25% ही सीट्स होंगी जिससे मुझे फाइट करनी है। तो ये फैक्टर यहां पर लिंक करता है। देन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी आते हैं कि सरकार ऐसे हवा में नहीं कर रही। अगर झारखंड सरकार ने या कर्नाटक सरकार या फिर आंध्र प्रदेश सरकार वो इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेकर आए हैं, तो वो हवा में नहीं लेकर आए, उनको भी कहीं ना कहीं से संविधान से जो है वो थोड़ा सा प्रोविजन मिलता है। तो यहां पर आता है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अलाउ रेजिडेंस बेस्ड क्राइटेरिया फॉर द गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट विद इन अ स्टेट और द यूनियन टेरेटरी एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जैसे आपकी स्टेट सर्विसेज अलाइड एग्जाम हो गया, या फिर अगर हम बात करें कोई और एग्जाम होगा जिसमें स्टेट के ही लोग होंगे, वो अदर्स के लिए नहीं होती है। या एक और पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि अगर पंजाब में आपको जो है वो जॉब चाहिए तो आपके पास पंजाबी का पेपर होना चाहिए। अगर आपको किसी और स्टेट में, लाइक अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, तो आपके बंगाल जो बंगाली लैंग्वेज है उसका पेपर होना चाहिए, उड़ियाई का पेपर होना चाहिए, ठीक है, तमिल का पेपर होना चाहिए, तमिल यानी कि 10th क्लास में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप दे सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है। तो दैट मीन्स इससे ये क्लियर होता है कि जो वहां पर लोग हैं उनके पास तमिल का सब्जेक्ट होगा, वही जो है वो ये पेपर दे सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक और प्रोविजन आता है, दैट इज आर्टिकल 371D, और ये 371 से लेकर 370 तक याद करना जरूरी है। ABCDEFGHIJK, जे तक याद करना जरूरी है, ठीक है, याद रखना, जे तक काफी इंपॉर्टेंट रहता है। स्पेशल स्टेटस है यहाँ पर, स्पेशल प्रोविजंस है सम स्टेट्स के लिए, इसको भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 370 जो 1 है डी, ये क्या कहता है, यहाँ पर क्रिएट्स लोकल कैडर्स बनाए गए कहां पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मतलब इंश्योर कर रहा है लोकल रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज इन अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब सिंपल क्या है कि आर्टिकल 371 डी में यहां पर जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए स्पेशल प्रोविजंस है कि लोकल को ही यहां पर जॉब मिलेगी। तो लोकल को जॉब देना ये भी एक एस्पेक्ट रहता है, और सरकार को यहां से जो है वो इंपावरमेंट मिलती है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में एक बात कही गई है यहाँ पे, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है आर्टिकल 15। इसमें कहा गया कि ओनली प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बर्थ प्लेस नॉट रेजिडेंस। मतलब क्या है, आर्टिकल 15 को देखोगे प्रोविजन क्या, आर्टिकल 15 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक इंप्लॉयमेंट हो गया आपका आर्टिकल 16, ठीक है। देन उसके बाद 15 की अगर हम बात करें तो यहां पर कहा गया है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में कहा गया प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सर्टेन ग्राउंड्स। तो वहां पे सर्टेन ग्राउंड्स मेंशन कर रखे हैं, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ यहां पर कहा गया है, रेजिडेंस नहीं। तो मतलब रेजिडेंस के बिहाफ पे जो है वो स्टेट कर सकती है। ध्यान से समझना, स्कोप देख रहे हैं हम कि स्टेट कहां कहां से कर रही है, और हमारे संविधान में ही मेंशन्ड है ऐसा कि आप जो प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं हिमाचली हूं, तो मेरे साथ हिमाचली होने वाला कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन रेजिडेंस मैटर करता है। अगर मैं किसी और स्टेट में रह रहा हूं और वहां पर मैं जॉब के लिए देख रहा हूं, तो देन वहां पर वो कर सकते हैं।
तो रेजिडेंस अलग हो गया और प्लेस ऑफ बर्थ अलग। तो देखो सरकार भी किस तरह से स्कोप ढूंढ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है और ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 371D, आर्टिकल 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे लर्न करने, ठीक है। आर्टिकल 19 हो गया और आर्टिकल 14। आर्टिकल एक बार दोबारा बताता हूँ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देन उसके बाद आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम के अंडर राइट आता है और यहाँ पर 6 राइट्स आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो आपको याद रखना है दैट इज आर्टिकल 371D। 371D जो वो स्पेशल प्रोविजंस लेकर आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में 371 को पूरा डिस्कस करेंगे कि 371 में कौन कौन से है। जैसे आसाम हो गया, इसमें नागालैंड, महाराष्ट्र हो गया, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बहुत सारी सिक्किम होगा इसमें आपका, ठीक है, और आपका कर्नाटका होगा इसमें। तो हम ये पूरा डिस्कस करेंगे और आपको उसको मैं ट्रिक बेस करवाऊंगा, इसकी ट्रिक भी है लेकिन इसके लिए अलग से क्लास करनी पड़ेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है फिर डोमिसाइल से रिगार्डिंग, कि अगर आप ये 75% अपने लोगों को काम दे रहे हो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, तो गलत मतलब इसमें चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे रहता है कि डोमिसाइल बेस्ड अगर आप कोटा दे रहे हो तो उससे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यानी कि जो मेरिट बेस पर आपको सिलेक्शन करनी है, जैसे मान लीजिए कोई 100 जॉब्स निकली, अभी 100 जॉब्स में से जो है वो आपका 75% तो जो है वो लोकल लोगों के लिए होगी, 75 जॉब तो लोकल के लिए होगी, 25% है जो आउटसाइड होगी। अब मान लीजिए इस जॉब के लिए अप्लाई किया था 1000 लोगों ने, ठीक है। अब उस 1000 में से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो 75 सीट यहां पर लोकल के लिए थी, लोकल के लिए सिर्फ 60 ही लोग आए और बाकी 40 सीट पर जो है वो आपके ये यहां पर हो गए 1000 में से। लेकिन अब हुआ क्या यहाँ पे कि ये 40 जो है वो टॉपर है, 40 के 40 पहले टॉप 10 टॉप 40 है। अब उस केस में क्या होगा, क्या टॉप 40 में से जो है वो आपके यहां पर जो है वो 15 निकाल दिए जाएंगे 75 के आंकड़े को पूरा करने के लिए? तो ये कंसर्न रहता है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे एक और रहता है रीजनैलिटी का, कि रीजनलिज्म प्रमोट हो रहा है, अपने अपने लोग अपनी अपनी डेवलपमेंट अपने लिए बात करेंगे तो देश के लिए कब सोचेंगे। तो यहाँ पर एक कंसर्न रहता है, इक्वालिटी का यहाँ पर रहता है चैलेंज, इक्वालिटी इफेक्ट होती है वो भी आप बता सकते हैं। और यहाँ पर आप एक और पॉइंट बता सकते हैं कि इससे रिजर्वेशन का जो ट्रेंड है वो चलता आएगा। फिर आप रिजर्वेशन को कैसे रुकोगे, आप रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर तक पहुंच गए, पब्लिक में तो ठीक है लेकिन आप प्राइवेट में भी जा रहे हो, तो वो इफेक्ट होता है यहाँ पे। तो इसमें वे फॉरवर्ड हमारी तरफ से क्या रह सकते हैं जो हम बता सकते हैं, तो सबसे पहला तो ये रह सकता है कि हमें एक बैलेंस्ड एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, ताकि हम लोकल कैंडिडेट्स के साथ भी फेयर, एकदम फेयर और जस्टिस करें और साथ में नॉन लोकल के साथ भी। दैट मीन्स हमारे पास जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, या अगर कहीं पर इंटरव्यू की प्रोसेस है तो उसको प्रॉपर बिल्कुल फेयर बनाना चाहिए, और इसके रिगार्डिंग ही आजकल जो है वो सारी की सारी लड़ाई चल रही है। देन उसके बाद स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। आप रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो लोकल को, जो आपके लोकल लोग हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करो, अपने लोकल लोगों को फाइट करो। अगर 100 सीट्स है तो फाइट करो, आप पूरी की पूरी 100 लेकर आ जाओ। अगर स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे तो 75 की जगह 100 भी लेकर आ सकते हैं, 80 भी लेकर आ सकते हैं, 95 भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप 75 दोगे कि 75% सीट्स तो आपकी कंफर्म्ड ही है, तो दैट मीन्स वहां पर स्किल डेवलपमेंट और कम हो सकती है। फिर इससे एक और रहता है कि जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि देखो लोकल कंपनीज है, अब जनरली क्या होता है कंपनीज एक स्टेट, सारी कंपनी जो है वो लोकल नहीं होती, बाहर से भी कंपनीज आती है। अब बाहर से कंपनीज आ रही है तो वो अपने एम्प्लॉयज लेकर आएगी, पहला पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन लोकल, अगर आप लोकल जो बिजनेस है उनको ही इंपावर करोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेट है और उस स्टेट में जो है वो नॉर्मली जनरल लेवल पर समझो कि वहां पर जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो है वो एक ठेकेदार है। अब वो ठेकेदार प्राइवेट काम करता है, ठीक है, और वो ही सारा का सारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। अब उस केस में क्या है कि वो लोकल है उसी जगह का, तो आप उसको और जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, उसको प्रॉपर जो है वो आप जो है वो एक प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फंडिंग इशू नहीं आना चाहिए। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। अगर वो अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो उससे क्या होगा, आपको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। प्लस लेबर राइट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि जो लेबर्स के राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे बिल्कुल, जिसमें हमें जो है वो जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको भी हम प्रॉपर फैसिलिटीज़ और प्रॉपर राइट्स देंगे तो वो बाहर नहीं जाएंगे। प्लस हमारा जो वेजेस सिस्टम है कि आपको जितनी सैलरी देनी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फिक्स होनी चाहिए। अभी कोई लोग बाहर काम करने क्यों जाते हैं? जनरली कि उनको अपनी स्टेट में प्रॉपर काम नहीं मिल रहा, या अपनी स्टेट में प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा, तभी वो लोग बाहर जाते हैं। अब ऐसा होता है ना, जनरली कहते हैं कि यार हम अपनी स्टेट में ये काम कर रहे हैं, तो दूसरा पर्सन आके बोलेगा भाई तू काम तो यही कर रहा है ठीक है, लेकिन तेरी स्टेट में वैल्यू कम है, दूसरी स्टेट में जा, वहां ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो वो शिफ्ट हो गया, तो ये माइग्रेशन हो गया। अब वहीं अगर उसी स्टेट में आप पैसा दे रहे हो सही, ठीक है, आप कहते हैं कि ठीक है आप ये काम अच्छा कर रहे हो, हम आपको यहीं पर पैसा देंगे, तो वो बाहर ही नहीं जाएगा, तो वो किसी से मैनुपुलेट भी नहीं होगा। जब मैनुपुलेट नहीं होगा, अपनी स्टेट पे काम करेगा। सपोज दैट कोई एक बिजनेसमैन है, वो अभी अपनी स्टेट पे काम कर रहा है, उसको प्रॉपर पैसा मिल रहा है, तो डेफिनेटली है वो और चाहेगा कि मेरी स्टेट के लोग काम करें, मेरी स्टेट और जो है वो यहाँ पर जो है वो ग्रो करे। लेकिन इससे रीजनलिज्म का चैलेंज भी बनता है, रीजनलिज्म का भी जो है वो एक इशू जो है वो इससे बनता है। तो आपको क्वेश्चन है कल के लिए, आपको रीजनलिज्म पर नोट लिखना है कि रीजनलिज्म होता क्या है। और ये रीजनलिज्म पर जो आपको नोट लिखना है, ये लिखना है आपको 300 वर्ड में। पूरा आपको लिखना है कि रीजनलिज्म होता क्या है, रीजनलिज्म के इम्पैक्ट क्या है, क्यों रीजनलिज्म हो रहा है, और इसमें इम्पैक्ट क्या है, फिर फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, क्या आपके सुजेशन हो सकते हैं, और क्या सरकार के इनिशिएटिव है। तो 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इसी में ही आपको ये पूरा लिखकर जो है वो हमारा जो करंट अफेयर का क्लास ग्रुप है उसमें आप सेंड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द इलेक्शन। ये भी आर्टिकल्स हैं, और जो करंट में आर्टिकल्स रहते हैं उनको साथ के साथ में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि पार्ट 15 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो लिंक करता है आपका इलेक्शन के साथ, यानी कि इलेक्शन मशीनरी के साथ, यानी कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। 324 से लेकर 329 तक जो है वो इलेक्शन मेंशन्ड है। इसमें यह कहा गया है कि जितने भी इलेक्शन के रिगार्डिंग मैटर है वो सभी के सभी जो है वो आपका आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में मेंशन्ड है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, मुझे बताओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार। कौन से नंबर वाले हैं? राजीव कुमार कौन से नंबर वाले हैं? प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन तो सही है, कौन से नंबर वाले हैं? फर्स्ट कौन थे? आइडिया नहीं है सर। फर्स्ट कौन थे भार्गव? सुकुमार सेन। एक बार चेक करना, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, सेन से याद रख लो, सेन जो है वो पहले इलेक्शन कमीशन थे, ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन। और जो राजीव कुमार जी हैं ये 25th इलेक्शन कमीशन है, 2020 में जो है वो इनको अपॉइंट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने मेंबर बॉडी है? 3 मेंबर। 3 मेंबर। भार्गव एक्टिव नहीं है क्लास में क्या? यस सर, एक्टिव। भार्गव आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? सर आ रहे हैं अभी। ठीक है। अच्छा, और अब मुझे बताओ कि पहले इलेक्शन कमीशन 1 मेंबर बॉडी हुआ करता था, सिर्फ एक मेंबर होता था। कौन से ईयर में जो है वो आपका 3 मेंबर बॉडी बनाया गया इसको? सर 1991 92 के अराउंड। 19 तक ठीक है, 1 2 नहीं। वोटिंग एज 18 21 से 18 की थी कौन से ईयर में? 1986। 1986 थोड़ा सही है, थोड़ा पास हो। 88 सर। 1988 का एक्ट था। और कौन सी अमेंडमेंट हुई थी संविधान में? 61st। 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1988 का। और वोटिंग एज जो है वो इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1989 में। तो 1989 में जो है वो इलेक्शन कमीशन 1 से 3 मेंबर बन गए थे, यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी बन गई थी, जब जो है वो वोटिंग एज 21 से कम कर दी थी 18 साल। तो ये बेसिक है, बिल्कुल याद रखना। देन उसके बाद यहाँ पर जो आर्टिकल मेंशन है, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं इलेक्शन कमीशन की, और ये आर्टिकल 324 के अंडर होता है। यानी कि ये इंपावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी आपका एमपी एमएलए के इलेक्शन जो है वो आपका स्टेट आपका जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी। मुझे बताओ कि जो लोकसभा का स्पीकर है उसके इलेक्शन को कौन देखता है? लाइक लोकसभा के जो इलेक्शन, लोकसभा स्पीकर का जो इलेक्शन होगा उसकी डेट को कौन फिक्स करता है?
सर जो प्रीवियस जो लोकसभा स्पीकर होगा शायद वो करता है। नहीं, लोकसभा के प्रीवियस नहीं होगा। Pro Tem Speaker. नहीं। सुप्रीम कोर्ट। President. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Yes, sir. कैसे? जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके जो इलेक्शन होते हैं उनकी जो डेट फिक्स करते हैं दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट वो फिक्स करते हैं। एक कहावत है यहाँ पे, स्पीकर की पोस्ट इतनी पावरफुल होती है कि लोकसभा भी खत्म हो जाएगी लेकिन स्पीकर की पोस्ट रहती है। अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो स्पीकर की पोस्ट रहेगी, वो तब तक रहेगी जब तक नई लोकसभा नहीं बनती और नया स्पीकर नहीं बनता। मतलब जब नई लोकसभा का पहला दिन होगा उस दिन वो स्पीकर बाहर होगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 325, जिसमें ये कहा गया है प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंगल इलेक्टोरल रोल फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट एंड असेंबलीज। ठीक है, ये प्रोविजन भी आता है। आर्टिकल 26 में कहा गया है स्पेसिफाई दैट द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली शैल बी बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज, यानी कि आपका जो 18 साल है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। देन उसके बाद आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 mandate the delimitation commission to the constituencies after each census to ensure fair representation। delimitation commission delimitation commission के रिगार्डिंग ये दो आर्टिकल है। आर्टिकल 82 लिंक करता है सेंट्रल लेवल पर और आर्टिकल 170 लिंक करता है स्टेट लेवल पर। और delimitation commission को कौन अपॉइंट करता है? जो delimitation commission होता है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? President. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखना। अच्छा, एक पॉइंट और, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अगर इनको रिजाइन करना है तो ये किसको रेजिग्नेशन देंगे? प्रेसिडेंट को सर। President. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अच्छा, एक क्वेश्चन और, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इनका रिमूवल कैसे होता है? ये भी आजकल देखो न्यूज में क्या चल रहा है, न्यूज में चल रहा है जज की इंपीचमेंट। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछ सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता जज का रिमूवल तो सब पढ़ लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे रिमूव किया जाता है भार्गव? जज की तरह ही होगा ना, सुप्रीम हाँ, कोर्ट जज। सिमिलर 50 है, जैसे जो जजेस को रिमूव किया जाता है Same. सुप्रीम कोर्ट के, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है। इससे ये क्लियर होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो प्लेजर है उसके ऊपर जो है वो वर्क नहीं, उसके ऊपर नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आर्टिकल प्लेजर ऑफ याद रख, प्रेसिडेंट नहीं है सर, आई थिंक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है। नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ जो आपका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है वो उसके ऊपर नहीं है, मैं ये नहीं कह है। रहा हूँ नहीं है। ठीक है, और ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसके बाद मुझे एक बात बताओ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्वेसी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्वेसी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है, क्यों? ये यूपीएससी लेवल पर चलता है क्वेश्चन। देखो, छोटा सा कंसेप्ट एक बताता हूं यहाँ पे। इलेक्शन में ना डिस्क्वालिफिकेशन दो तरह से होती है एमपी एमएलए की। एक तो इलेक्शन के टाइम पे होती है और दूसरा इलेक्शन के बाद होती है। बाद वाली तो स्पीकर के पास होती है पावर, जिसमें कहते हैं दल बदलू सरकार, एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन से शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन? 10th. 10th शेड्यूल। कौन सी अमेंडमेंट थी? 51st 51st या सेकंड? First. पक्का? आर यू श्योर? हाँ जी सर। कितने लोग श्योर है 51st है? सर मेरे हिसाब से 52nd अमेंडमेंट है। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट, और कौन से ईयर में हो रखी है ये? 1985। 1985। ठीक है, तो याद रखना कि जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 1985 में आया था
और ये 52nd अमेंडमेंट है। तो ये अमेंडमेंट अब साथ के साथ में करंट अफेयर की अलग से नोटबुक लगा लो और उसमें नोट डाउन करते रहो कि जब आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो आपको इनको साथ के साथ में रिवाइज करना है। तो यहाँ पर जो एंटी डिफेक्शन है ना, उसकी पावर तो आती है स्पीकर के पास कि स्पीकर भाई साहब देखते हैं कि ये सारा ये इलेक्शन जीत के आया और इलेक्शन जीत के आके इसने पार्टी बदल दी, लगा दो एंटी डिफेक्शन। तो ये तो हो गया एंटी डिफेक्शन। लेकिन अभी इलेक्शन के रिगार्डिंग, जब इलेक्शन के टाइम पे जैसे इलेक्शन होते हैं और कोई पर्सन जीत गया और वो 2 सीटों से लड़ा, 3 सीटों से लड़ा, किस तरह से लड़ा, कोई वहां पर देखा कि यार अच्छा यार ये बाद में क्लेम करते हैं कि भाई इसने तो फ्रॉड कर रखा है, ठीक है, इसने इलेक्शन जीते गलती से, इसने कोई धोखाधड़ी करी। तो उसके रिगार्डिंग जो पावर होती है वो आपकी जो है वो किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। वो डिसाइड करते हैं, फिर वो किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं, सर इसको डिस्क्वालीफाई करो। तो इसलिए कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्वेसी जुडिशियल बॉडी। प्लस उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना कि जितने भी पार्टी सिंबल्स है, नेशनल पार्टी डिक्लेयर करना, किसी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर करना, वो सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। पार्टीज को सिंबल भी जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी सर, मतलब सिमिलर टू कोर्ट ऑफ लॉ की तरह ही मतलब फंक्शंस मतलब हाँ, है लेकिन process। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिविल कोड, सिविल कोड की तरह, नॉट क्रिमिनल कोड, सिविल कोड की तरह काम करते हैं एंड नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर वर्क करते हैं। Then ओके उसके सर। बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है, ये प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत अनाउंसमेंट जो है वो 2023 जब G20 समिट भारत में हुआ था, इस टाइम पे जो है वो इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। और इसका एम क्या है? इंडिया को कनेक्ट करना मिडल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ, थ्रू किसके थ्रू कनेक्ट करना है? रेलवे, रोड और शिप टू रेल लिंक। मतलब यहां पर रोल भी आपका रोड भी बन रहा है, रेलवे भी आ रहा है और शिप यानी कि अरेबियन सी के थ्रू भी। मतलब पानी, सिंपल समझो, पानी, धरती और रेल, यानी कि पानी, रोड और रेल, इन तीनों के थ्रू जो है वो कनेक्ट करना है इंडिया को मिडल ईस्ट के साथ और यूरोप के साथ। तो यहां पर जो है वो ये जो है वो 2023 में, याद रखना कौन से आपका G20 में इसको लॉन्च किया गया और 2023 से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें ना 2 कॉरिडोर आते हैं, इट इंक्लूड्स 2 कॉरिडोर्स। पहला है ईस्ट कॉरिडोर जो लिंक कर रहा है इंडिया टू द अरेबियन गल्फ, ठीक है, इंडिया को अरेबियन सी इस यहाँ पर इस रीजन में जो है वो कनेक्ट कर रहा है। देन उसका सेकंड आ रहा है नॉर्दर्न कॉरिडोर जो कनेक्ट कर रहा है गल्फ को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? यूरोप के साथ, यहां से इस तरह से। तो मेन टारगेट क्या है? यूरोप तक पहुंचने का है। तो इसके बीच में आप यहाँ पर जितने भी जो पोर्ट्स आते हैं, जितनी भी जो कंट्रीज आते हैं, जैसे यहाँ पर भारत हो गया, यहाँ पर यूएई हो गया, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया हो गया, फिर सऊदी अरेबिया के बाद हम जो है वो इजराइल को देखेंगे, फिर इजराइल के बाद जो है वो हम यहाँ ग्रीस पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये कंट्रीज के नाम जो है वो याद करने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और कौन कौन से इसमें कंट्रीज है, प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे जो टारगेट है, द प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो फीचर, ठीक है, एक तरह से क्या कर रहा है आपका जो हमारी, क्योंकि गल्फ रीजन में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे को एनर्जी गैस मिलेगी, नेचुरल गैस मिलेगी। तो नेचुरल गैस के लिए यहाँ पर जो है वो केबल्स बिछाई जाएगी अरेबियन सी के थ्रू। तो ये भी एक जो है वो यहाँ पे टारगेट है, जिससे क्या होगा, एक तो रीजनल इंटीग्रेशन हो रही है, प्लस साथ में यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट भी होगी रीजन में। तो जिस तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसी तरह से इंडिया का ये इनिशिएटिव है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ताकि हम भी जो है वो यूरोप के साथ कनेक्टिविटी बनाए। और जनरली कर इसमें कुछ नहीं रहे हैं, जो रोड पहले से एग्जिस्टेड है उसी को और अच्छा पक्का बना रहे हैं, उसी पे ही एग्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि जो है वो एक प्रॉपर जो है स्मूथली जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट किया जा सके इंडिया के बीच में, मिडल ईस्ट के साथ और यूरोप के साथ। और भारत का टारगेट ये भी ये चल रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना डोमिनेशन बनाए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और भारत, एक तो इसमें एंशिएंट टाइम से लिंक है, दूसरा पॉइंट ये है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भारत को एफडीआई भी देते हैं। और एफडीआई के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 1 ट्रिलियन से ऊपर एफडीआई हो चुकी है भारत के पास। ये आज की ही न्यूज़ थी, याद रखना, भारत के पास जो एफडीआई है वो 1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है अब। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है कि भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है अभी इस टाइम पे। देन उसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पे, और आई थिंक शायद आंसर शो तो नहीं हुआ सर। एक क्वेश्चन है इसमें, हाँ जी, इसका सर टाइम कब तक रखा हमने इसको फिनिश करने के लिए? एग्जैक्टली अभी फिक्स ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तो काम चल ही रहा है इसके ऊपर प्रॉपर। अभी हमने इसके ऊपर टारगेट किया है कि हमें इसको बनाना है, इसके ऊपर तो काम चल रहा है ना लगातार साथ में। ये ठीक है सर। कॉरिडोर है एक,
कॉरिडोर का मतलब क्या हो गया कि अभी क्या है कि ये पूरा फिर आपका फंक्शन करता रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हिंदौन रिवर के साथ है। हिंदौन रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदौन रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है आपका लोअर शिवालिक रीजन में, कहाँ पर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और साथ में उसके बाद ये फ्लो थ्रू द इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी, कि जो वेस्टर्न यूपी है उसकी इंडस्ट्रियल बेल्ट से क्रॉस करती है। ऑलमोस्ट जो है वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय करती है। और उसके बाद ये कौन सी रिवर को ज्वाइन करती है? यमुना रिवर को। तो याद रखना यमुना रिवर को ज्वाइन करती है। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो जो है वो इसमें जो है वो जा रहा है, तो इसकी वजह से पोल्यूशन के रिगार्डिंग केसेस जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और एनवायरनमेंट यानी कि जो लोकल रिवर एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये कंसर्न जो है वो रेज होते हैं, तो इसलिए ये रिवर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें याद रखना कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? लोअर शिवालिक हिल से, कहाँ पर? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देन यहाँ पर इस रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है उसमें अगर हम बात करें तो काली रिवर है जो वेस्ट में है, और एक कृष्णी रिवर, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है इसकी ट्रिब्यूटरीज। और हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो हिंदौन रिवर जो है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती थी, प्लस फिशरिंग को भी, यानी कि फिशर सेक्टर, आपका फिशरिंग सेक्टर भी जो है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस था इस रीजन के अराउंड। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो इस रिवर को अभी देखने को पड़ रहा है। देन उसके बाद 2015 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको जो है वो डेड रिवर डिक्लेयर किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो डेड रिवर किसको कहा जाता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस साथ में याद रखना कि हुंडोन रिवर जो है वो आपका, उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो डेड डिक्लेयर किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसको बनाया गया है वाटर एक्ट 1974 के अंडर। तो याद रखना वाटर एक्ट 1974 के अंडर जो है वो आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बन रखा है। डेड रिवर की अगर हम बात करें तो ऐसी वाटर बॉडी जहां पर जो है वो एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि पानी के अंदर जो लाइफ होती है उसको सपोर्ट करने की पूरी की जितनी भी जो पॉसिबिलिटीज थी वो सब खत्म हो गई है ड्यू टू द पोल्यूशन। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल आता है, दैट इज एल्गल ब्लूम। क्या होते हैं एल्गल ब्लूम, भार्गव? सर यूट्रोफिकेशन होता है ना एल्गल ब्लूम से सर, एक्वाटिक लाइफ में मतलब प्रॉब्लम होता है सर, ऑक्सीजन डिमांड्स। हाँ यूट्रोफिकेशन होता है सर, मतलब जितना बढ़ जाता है मतलब रिवर में हाँ और प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है सर, और एक्वाटिक लाइफ के लिए वो मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है सर। ठीक है, कोई और पॉइंट? सर एल्गन एल्गन ब्लू मतलब जो सब ब्लू जो नीले हरे से कलर की जो वो होती है, परत होती है जिसको, हाँ, जिसके ऊपर डिपेंड रहते हैं सर जो। और यूट्रिफिकेशन एक्चुअली में क्या होता है, जब आपके पास जो अब क्या है, पानी में जो लोग जीव रह रहे हैं उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या होता है, अब मिश्रण चलता है। अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गए तो प्लांट्स के लिए तो वो बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जो एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो उस केस में क्या होगा कि जब न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में वहाँ पर एल्गल, वो हरी हरी घास उग जाती है, ठीक है। वो पूरा पूरा रीजन जो है वो फिर डेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो वैसे ये रिवर है, लेकिन यहाँ पर जो कारण बताया जा रहा है दैट इज पोल्यूशन, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रीजन से जो वेस्ट जो आपका नदियों में जा रहा है उसकी वजह से जो है वो आपका हिंदौन रिवर को जो है वो डेड रिवर डिक्लेयर किया गया। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। किसान कवच फिर से न्यूज़ में आ गया था, आज भी ये न्यूज़ में था। तो ऑलमोस्ट किसान कवच को हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने जो उसको जब वो अनवील किया, और ये इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है। इसमें क्या है, जो फार्मर्स को प्रिवेंट किया जा रहा है केमिकल्स के जो इम्पैक्ट देखे जाते हैं ह्यूमन बॉडी पर, यानी कि फार्मर्स जो है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं जब वो पेस्टिसाइड्स को सिक्रेट करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग उनको एक सूट बना दिया गया है कि अब आप ये कवच डाल के जाओ तो आपको जो है वो पेस्टिसाइड से नुकसान नहीं होगा। ऐसा सरकार का यहाँ पर इनिशिएटिव है, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें क्यों ऐसा किया गया, तो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से ऑलमोस्ट ये कहा, देखो सबसे पहले तो ये रखो कि पेस्टिसाइड यूज कितना हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनके अकॉर्डिंग इंडिया में जो है वो ओवर 61,000 टन ऑफ द पेस्टिसाइड यूज इन 2020 में ही 61,000 टन से ऊपर जो है वो पेस्टिसाइड यूज किया गया था भारत में।
प्लस उसके बाद ये क्या है, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4 times मोर पेस्टिसाइड्स देन इट्स यूज। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे पास इस तरह के जो है वो कवच होने चाहिए। तो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से ग्लोबली अगर हम बात करें 385 मिलियन केसेस जो है वो देखे गए हैं, और इसमें तकरीबन 11,000 डेथ हो रखी है। और ऑलमोस्ट साउथ एशिया में जो आपका जो साउथ एशिया है यहाँ पर 11,000 डेथ देखी गई है, भारत का ये आंकड़ा 5,000 से ऊपर होगा। तो ये कंसर्न है, इसलिए जो है वो यहाँ पर किसान कवच लाया गया। मेन टारगेट यही है सरकार का कि जो पेस्टिसाइड्स के नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर देखे जाते हैं उसको जो है वो एड्रेस किया जाए, ताकि मतलब ऐसे जान जानी नहीं चाहिए। नेचुरल डेथ हो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे केमिकल्स पेस्टिसाइड इनकी वजह से डेथ नहीं होनी चाहिए, ऐसा सरकार का जो है वो मेन यहाँ पर उद्देश्य है। देन उसके बाद नेक्स्ट है एनजीटी, बहुत न्यूज़ में रह रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसको कवर करना मैंने सोचा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले याद रखना, एनजीटी को बनाया गया है एनजीटी एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग, और इसमें जो मेन टारगेट है एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको जो है वो एनजीटी देखता है। एनजीटी का टारगेट क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 3 टारगेट है एनजीटी के, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और नेचुरल जो आपके रिसोर्सेज है उनकी मैनेजमेंट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एनजीटी क्या कर रहा है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केस होता है उनको मैनेज करता है, और मेन टारगेट मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इसका, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहता है कि प्रिंसिपल बेंच जो है वो न्यू दिल्ली में है, इसके बाद रीजनल ब्रांचेस भी है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो ये 4 जो है वो ब्रांचेस है, और जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पर है आपका, न्यू दिल्ली में। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो एनजीटी में एक चेयरपर्सन होता है जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है। और अभी कौन है एनजीटी के चेयरमैन, एनजीटी के अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एनजीटी के जो प्रेजेंट चेयरमैन है बहुत फेमस पर्सनालिटी है, काफी न्यूज में भी रहते हैं। 2023 में इनको अपॉइंट किया गया था, और इनका जो नाम था वो श्रीवास्तव, ठीक है, सरनेम ही इनका रहता है श्रीवास्तव। जो है वो अपॉइंट हुए थे एनजीटी के चेयरमैन 2023 में, याद रखना एनजीटी के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, श्रीवास्तव। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो है वो ये जो है वो चेयरमैन है। और इनका पूरा अगर आपको नाम याद रखना है ना सिंपल, तो प्रकाश श्रीवास्तव याद रख सकते हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो इनका नाम है। जस्टिस लिख लो इस नाम को, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जुडिशियल मेंबर अगर हम बात करें तो रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होंगे, और इसमें एक्सपर्ट मेंबर होंगे 15, जिनके पास एक्सपर्ट मेंबर यहां पर होंगे जिनके पास एटलीस्ट 15 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होगा विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट फील्ड। तो ये कंपोजिशन है एनजीटी में कौन कौन लोग होंगे। और प्लस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंचेस कैसा रहेगा, कि अगर कोई बेंच एनजीटी का बन रहा है जो डिसीजन ले रहा है तो उसमें एटलीस्ट एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक एक्सपर्ट मेंबर होगा, ठीक है, टू एंश्योर बैलेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग। अब उसके बाद पॉइंट एक याद रखना कि जो एनजीटी के डिसीजन होंगे वो फाइनल होते हैं। एनजीटी का डिसीजन फाइनल है, लेकिन प्रोसेस चैलेंज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और फिर एक पॉइंट और, एनजीटी वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये नेचुरल जस्टिस के जो है वो प्रिंसिपल पर जो है वो काम करता है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद केसेस कौन कौन से एनजीटी देखेगा, एनजीटी के पास कौन कौन से केसेस आ रहे हैं। अभी बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन से यूपीएससी में क्वेश्चन बन रखा है। तो एनजीटी सिविल केसेस हैंडल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब अगर हम बात करें एचसीएस और अलाइड, मुझे ये बताओ कि ये जो एक्ट है इनसे क्वेश्चन आ रखे हैं या नहीं आ रखे हैं? आए सर। कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं? ईयर से डायरेक्ट पूछ रखा है, मैच द फॉलोइंग में। ईयर पूछते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट या नहीं? यस सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर, सारे के सारे ईयर याद होने चाहिए। और जब आप एनवायरमेंट पढ़ने बैठोगे तो कभी ये याद नहीं होंगे, तो करंट के साथ ही हमें इनको याद करना है। अब ये तो हो गए एक्ट। अब इसमें ना दो जो है वो आपके, एक तो याद रखना कि एनजीटी जो है वो आपका जो है वो
नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का पर काम करता है, यानी कि आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो आपका 1908 है उसको बाउंड नहीं करता एनजीटी को, एनजीटी उससे बाहर है। प्लस एनजीटी में अगर कोई भी केस आता है तो एनजीटी को 6 महीने के अंदर जो है वो उसको सॉल्व करना है, यानी कि अगर आज एनजीटी में कोई केस फाइल हुआ तो उसको एनजीटी को जो है वो आपको जो है वो कितने 6 मंथ्स के अंदर जो है वो कवर करना है, ऐसा एनजीटी का टारगेट है। प्लस उसके बाद हमें एक और याद रखना, यहाँ पर एक एक्ट मिसिंग है, एक कानून यहाँ पर मेंशन नहीं है, दैट इज आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो सबका बेस है, जहां पर आपका जो है वो लाइक जूलॉजिकल पार्क हो गया या आपका बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, ये सभी लिंक करते हैं आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पूरा एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट का जो एक एक्ट है, बेसिक एक्ट है, वो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लेकिन एनजीटी को इस एक्ट से बाहर रखा गया है। एनजीटी इस अगर मान लीजिए एनजीटी का इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक्ट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस एक ट्राइबल एक्ट भी आता है, वो भी जो है वो एनजीटी से बाहर होता है। ट्राइबल एक्ट मेरे माइंड से भी स्किप कर रहा है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको बता दूंगा जैसे मुझे याद आएगा, और एनजीटी न्यूज में चलता रहता है तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे साथ के साथ में। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मनरेगा। काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है मनरेगा आजकल, और मनरेगा मैंने आपको बताया भी था जॉब कार्ड्स की वजह से न्यूज़ में था, और काफ़ी सारे लोगों के जॉब कार्ड्स जो है वो कैंसिल हो गए जिसकी वजह से न्यूज़ में था। तो मनरेगा की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इन्होंने इसको लॉन्च किया था 2005 में। तो सबसे पहले तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो टारगेट है वो है कि मिनिमम जो है वो वर्क गारंटी करना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम है, और इसमें 100 डेज का जो है वो मिनिमम वर्क प्रोवाइड करना, किसको? अनस्किल्ड वर्कर्स को, जो अनस्किल्ड है। अब यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है रूरल एरियाज में, मिनिमम वेजेस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और मिनिमम 100 डेज का काम होगा। और आप देखते ही होंगे विलेजेस में ऐसा कि मनरेगा का काम लग रखा है। सुना है आपने ऐसा कभी बोलते हैं कि मनरेगा का काम लग रखा है? यस सर। तो वो जो है वो 100 डेज का जो आपका ये सरकार की तरफ से रहता है एक तरह से, कि आपको जो है वो इतना 100 डेज का वर्क प्रोवाइड ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2005 में जो है स्कीम लॉन्च की गई थी, स्कीम का नाम याद रखना जरूरी है। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है कि इसमें कोशिश ये की जा रही है कि एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशरीज जो है वो वुमेन होनी चाहिए। तो वुमेन इंपावरमेंट के रिगार्डिंग भी आप मनरेगा को ऐड कर सकते हैं, कि जो वुमेन इंपावरमेंट को प्रमोट करने के लिए भी जो है वो मनरेगा सरकार का एक इनिशिएटिव है। प्लस उसके बाद एक और याद रखना है यहाँ पर कि इसमें लाइक एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि कोस्ट शेयरिंग कैसे हो रही है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट की अगर हम बात करें, सेंटर और स्टेट के बीच में 90:10 रेशो रहती है, 90:10 रहती है सेंटर और स्टेट के बीच में। प्लस एक पॉइंट और हमें याद रखना है कि जितने भी आपके रूरल हाउस होल्ड है उसमें जो एम्प्लॉयबल है, लाइक आपका 18 साल से ऊपर वाले ही जो है वो एलिजिबल होंगे, और स्पेशली फोकस वुमेन के ऊपर किया जा रहा है। देन उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड रेगुलेटरी बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड रेगुलेटरी बोर्ड, ये न्यूज़ में है। और अगर हम बात करें, इसको बनाया गया है नेशनल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006, इसके अंडर बन रखा है। और नोडल मिनिस्ट्री अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि गल्फ कंट्रीज में हमने बात की थी ना अभी रिसेंटली, कि जो आपका सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी है, उन दोनों को एक जो है वो स्ट्रेट कनेक्ट करती है, उसका नाम क्या है? हमने कल इसको पढ़ा था। इस तरह से ब्लैक सी और इस तरह क्रैच करके था कुछ नाम सर, क्रीच। हाँ, तो क्रीक सर रशिया। वहां पर ऑयल स्पेल की वजह से जो है वो केस देखा गया, तो उसकी वजह से ये भी टॉपिक जो है वो न्यूज में आ जाता है थोड़ा। तो हम यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पेट्रोलियम के रिगार्डिंग, या सबसे पहला रहता है कि टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट, फिर उसका पेट्रोलियम के रिगार्डिंग जितनी भी जो एक्टिविटीज होती है उसको रेगुलेट करते हैं, प्लस एक कम्पिटेटिव मार्केट को जो है वो ये बोर्ड प्रमोट करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा। देन उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सब आप मुझे बस आंसर बताते जाना, मैं ये क्वेश्चन जो है वो सारे PYQs है, PYQs काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफन अपीयर इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज नोन एज, किसके साथ लिंक करती है? G20, आसियान, SCO, सार्क। G20 बी। भाई लोग कह रहे हैं बी, ऑप्शन बी। ज्योति मैम? अंकिता मैम आप भी बता सकते हैं। बी। ऑप्शन बी। और सर आपने कहा था ए, मनीष सर आपने कहा था ए, और भार्गव कह रहे हैं बी, अंकिता मैम कह रहे हैं बी, और ज्योति मैम? सर बी।
बी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एशियन। कौन से ईयर में बन रखी है आसियान? 19 बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था एक। ये ईयर तो टिप्स पे याद होने चाहिए। 1967 आसियान बन रखी है 1967 में, 8 अगस्त 1967। अच्छा, उसके बाद G20 का बन रखा है 1999। G20 1999 में बना है। 2008 तक सिर्फ आरबीआई के मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर मिलते थे, लेकिन 2008 के जो ग्लोबल क्राइसिस हुए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद डिसाइड किया गया कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी यहां पर मिलेंगे। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में बन रखा है भार्गव? याद कर लो इसको, 15 जून 2001। साथ साथ में नोट डाउन कर लो, तब साथ साथ में ही जैसे आप क्लास में आते हो तो उससे पहले रिवाइज करके आओ, क्योंकि ना ये टॉपिक हमेशा न्यूज में रहते हैं, हर रोज आपको देखने को मिल ही जाएगा न्यूज में। सार्क कौन से ईयर में बना है? सर 85 8 दिसंबर 8 दिसंबर 1985 1985। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका ढाका। और बिम्स्टेक का कहाँ पर है? काठमांडू काठमांडू ठीक है, बिम्स्टेक कब एस्टेब्लिश हुआ है? 2015 6 बिम्स्टेक का लिख लो, 6 जून 1997। तो ऑलमोस्ट जितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बनी हैं, उनके हमने जो है वो फाउंडिंग ईयर्स पढ़ लिए साथ के साथ में। G20 कब बना है? रिपीट करो मेरे साथ, G20 कब बना है, जल्दी बताओ। 1999 1919। आसियान कब बना है? 1967 1967। बैंकॉक डिक्लेरेशन। SCO कब बना है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001। 2001 सार्क कब बना है? 1985 1985। और बिम्स्टेक कब बना है? 1997। हमने आर्टिक काउंसिल की बात की थी, कल हमने डिस्कस किया था ना आर्टिक काउंसिल को। कौन से ईयर में बनी आर्टिक Yes, sir. काउंसिल? सर 1996 1996। और इसमें कितने कंट्रीज है इसमें? इसमें 6-7 कंट्रीज है, मतलब थोड़ा ठीक है, थोड़ा और कोशिश करो। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना सर, हाँ, मेनली। हाँ। और उसमें सर रशिया ऐड कर दो, और साथ में 8 आप यूएस ऐड कर दो, यूएस ऐड कर दो सर। 8 आर्टिक काउंसिल में 8 जो है वो कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज है? सर कनाडा डेनमार्क फिर यूएसए कनाडा, डेनमार्क, ठीक है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, रशिया स्वीडन, यूएसए। और यूएसए इसलिए क्योंकि आर्टिक रीजन में अलास्का वाला रीजन टच होता है, जो कि यूएस के अंडर आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी यानी कि एमजी नरेगा से है। अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर करो। सर सर डी। डी D ऑप्शन डी, एनी अडल्ट मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, बिल्कुल सही। और अडल्ट मेंबर कौन होंगे? जिनकी एज 18 या 18 साल से ऊपर होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर टू अ ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल ट्रेड होगा, ग्रेड नहीं होगा यहाँ पे, याद रखना इसको ट्रेड कहते हैं, रेफर टू अ ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, तो ये टर्म कई बार डायरेक्ट भी आ जाती है, तो याद रखना है क्रूड ऑयल के साथ लिंक कर रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द सेटलमेंट ऑफ। बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सर बीआर बायोस्फीयर रिजर्व ओके, सर ए, बायोस्फीयर रिजर्व। वाई, क्यों?
व्हाट डू अंडरस्टैंड बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? सर नेशनल पार्क में तो ह्यूमन इंटरफेरेंस कोर जोन में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सर बायोस्फीयर रिजर्व में कंजर्वेशन होता है सर, दोनों का ह्यूमन सेटलमेंट के साथ। ओके, कोई और पॉइंट? सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकता है सर। कैसे होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? आपने तो क्योंकि अपनी उस स्टेट सर अभी देखो क्या होता है, ये पहला आंसर आपका सही है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब मुझे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताओ, क्यों आप सोच रहे हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को? क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है, और सर कुछ एक जैसे कुछ स्पीसीज, कुछ एक प्लांट्स को हम उसमें ग्रो करते हैं सर उस टाइम। जैसे कोई भी अगर वो है ना सर, किसी जानवर को प्रोटेक्ट करना है तो उसको उसमें डाल देंगे, या कुछ स्पीशीज वहां पर ग्रो करना शुरू कर देंगे, नेचुरल जो लोकल स्पीशीज होगी, तो माइट भी उस पर्सपेक्टिव से। भार्गव क्या बोलते हो? सर मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ का सेटलमेंट वही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन तो एक तो वो नहीं हो सकता है, नेशनल पार्क का तो कोर जोन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो नहीं सकता, मुझे यही लगता है। लॉक किया जाए। ज्योति मैम? सर बायोस्फीयर रिजर्व्स। अंकिता मैम? बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व तो ठीक है, ये तो आंसर है, लेकिन बाकी सब क्यों नहीं है? देखो यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, कि ट्रेडिशनली ह्यूमंस रह रहे हैं उस जगह में, जैसे हम लोग रह रहे हैं, वो क्या एक आम सेटलमेंट बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेशनल पार्क्स में कानून बनाए होते हैं, वहां तो ऑलरेडी नहीं है। वो नेशनल पार्क ही इसलिए बनाया गया ताकि उस रीजन को लोगों से बचा सके। सिमिलर विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेड़ लगाना वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो भी नहीं लगा सकते उस रीजन में। आप उसको पूरा डिक्लेयर किया है, आपको परमिशन लेकर अंदर जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं जाओगे। बोटेनिकल गार्डन सिमिलर है, कि बोटेनिकल गार्डन तो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट आ गया, वो तो एक्स सेतु कंजर्वेशन हो गया। आपने क्या किया, उस स्पीशीज को वहां से उठाया और उसको सेफ एनवायरमेंट पर लेकर चले गए। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व मतलब पूरा का पूरा रीजन, इसमें आप भी इंक्लूड हो रहे हैं और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ रही है। तो इसका जो ब्रॉड लेवल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म यूज होती है, दैट इज योर बायोस्फीयर रिजर्व। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। अनएम्प्लॉयमेंट काफी न्यूज में चल रहा है आजकल, तो मुझे ऑप्शंस पढ़ो और इसका आंसर बताओ कि कौन सा इसका ऑप्शन हो सकता है। सर सी फॉर कैट। कैसे कैसे? मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में 10 जन का ही सर मतलब काम है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सर 10 जन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वहां पे तो 0 ही होता है ना लेबर का। ठीक है, थोड़ा अच्छा। दस कोई और एग्जांपल? डिस्गस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे कि जैसे हम घर में रह रहे हैं सर, ठीक है, हमसे कोई अगर सामान मंगवाता है, राशन मंगवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम अपने आप को सोच रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, बट वो काम नहीं है, वो जीरो है, उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बनती है। ओके, कोई और एग्जांपल? सर इसमें भी ऐसे, तो खेती में भी ऐसी है कि जैसे आपको जरूरत है 2 बंदे की काम करने के लिए, आपको अपने जैसे आपके अगर 10 एकड़ की जमीन है, उसमें 2 बंदे की जरूरत है, बट आपकी पूरी फैमिली उसी में काम कर रही है। हाँ जी। ठीक है सर, जब जरूरत 2 बंदों की है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों मार रहे हैं, मतलब वो डिस्गस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होता है एक सर। तो पहला पॉइंट क्लियर होता है, सर के पास 10 एकड़ की जमीन है। नहीं सर सर। अब देखो क्या प्रॉपर्टी होता है बहुत यहाँ है। पे, नॉर्मली समझे कि जैसे मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, कोई एक फील्ड है, ठीक है, इसको हम खेत ही मान लेते हैं, कोई एक खेत है, इसमें काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 लोग सफिशिएंट होते हैं। लेकिन अब 5 लोग इसमें बहुत अच्छे से काम कर लेंगे और उतना ही जो है वो फाइनल रिजल्ट रहेगा। मान लीजिए फाइनल रिजल्ट जो है वो 50 रहता है। अब हुआ क्या कि इसमें 5 लोग और चले गए, लेकिन रिजल्ट फिर भी सेम ही रहा, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यहां पर क्या देखे, 10 लोग हो गए, तो फिर इसको कहा जाता है एक तरह से डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो लेबर की वो जीरो रहती है, वो उतनी ही सेम रहेगी, कोई नया चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां से जो है वो 100 हो गई, वो उतनी ही रहेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो, सबसे बेस्ट तो यही रहता है, क्योंकि अगर आप खुद स्टेटमेंट पढ़ते हो तो काफी माइंड में जो है वो पॉइंट्स जाते हैं। मैं सर नाम के डी। साथ। हाँ डी जी। डी। ओके, भार्गव कह रहे हैं ऑप्शन डी। 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 और ठीक है, आप भी सर, आप भी कह रहे हैं, मुनीष सर भी कह रहे हैं डी, बाकी सभी? डी।
हाँ जी, D. अंकिता मैम कह रहे हैं डी। ज्योति मैम, इसलिए मैंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टॉपिक करवाया था। अब टॉपिक भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, तो अभी कोई डाउट नहीं रहता। यस तो आप सर, जल्दी जल्दी आंसर दो। फर्स्ट टू स्टेटमेंट तो सर गलत है, तीसरे का तो डी ही बचता है फिर। ऑप्शन डी इज द पहला करेक्ट आंसर। अब देखो कैसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर बॉडी तो है नहीं। मुझे जल्दी जल्दी बताओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 5 मेंबर है। फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन, और इसमें 5 मेंबर है। कौन अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को? प्रेसिडेंट, कौन से आर्टिकल में आता है फाइनेंस कमीशन? 280। 280, 280। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। नो, कौन करता है? ECI। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द स्पिल्ड मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। यस होगा। यस, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बताओ, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सी अमेंडमेंट से आ रखा है? सर 50 सेकंड। 50 सेकेंड, 50 ठीक है। 1980। ओके ओके ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से ईयर में बनाया गया था? इन विच ईयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड? 1951, एक बार और सोच लो मैम। 51 या 52। 52। एक बार और सोच लो भाई लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से ईयर में बनाया गया? आप एक बात सोचो ना, जनरल से एक बात सोचो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो दैट मींस जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, ठीक है, उनके इलेक्शन भी तो बनाए होंगे। 50। 1950, 25 जनवरी 1950 में बनाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन कब बनाया फिर ये भी बता दो। 51, ये 51 है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है 1951 में। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए, फिर उन्होंने क्या देखा कि अभी फाइनेंसिस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए फाइनेंस कमीशन को बना दो अंडर आर्टिकल 280। तो 22 नवंबर 1951 को, 22 नवंबर 1951 में जो वो फाइनेंस कमीशन बने थे। एक चलते चलते लास्ट क्वेश्चन और, यूपीएससी कौन से ईयर में बन रखा है फिर? यूपीएससी कौन से ईयर में बन रखा है? चलो ऑप्शंस दे, ऑप्शंस दूं? 1926, 26। ऑप्शंस दूं? श्योर सर। 1952, 1936, 1926 और 1949, जब हमारा संविधान बना। सर C for छत्तीसगढ़। 1936, 26 सर, C ऑप्शन। ऑप्शन सी 1926। कितने लोग 1926 के साथ जाना चाहते हैं? 1926, ओके, ज्योति मैम कह रहे हैं 1926। मुनीष सर? सर जब 2 बोल रहे तो मैं भी सर इसी में जाऊंगा फिर तो। सर तो पेपर में थोड़ी ना ऐसा होगा। अंकिता मैम आप क्या कहते हैं? तो याद रखना कि जो आपका यूपीएससी है ये 1 अक्टूबर 1926 में बना है। 1 अक्टूबर 1926 को जो है वो इसको बनाया गया था। और क्लास हम आज की ख़त्म करते हैं यहीं पर। कल करंट अफेयर की क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्स भी करना, ठीक है, और इनको भी रिवाइज कर लेना एक बार। और ऑलमोस्ट जो कल टेस्ट होगा उसमें भी अब आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। सर ये जो थर्ड स्टेटमेंट है